तो ये स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। इससे पहले बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि पहला डाउट था कि एक क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आप अगर थ्योरी पोर्शन की बात कर रहे हैं तो थ्योरी पोर्शन जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसमें आप देख लीजिएगा, जितना भी थ्योरी पोर्शन आया है उसको कवर अप कर लीजिए, सफिशिएंट है थ्योरी पोर्शन के लिए। अब थ्योरी पोर्शन बनेगा कहाँ से? जैसे कि पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से बात कर ले तो पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स या लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको A4 साइड जो भी चार्ट का पेपर है, जैसे आप लोग A0 साइड पेपर यूज़ करते हो, ऐसे ही A1 A2 A3 A4 के लिए उनके डायमेंशंस मिलीमीटर में और सेंटीमीटर दोनों में याद कर लीजिए। अगर मिलीमीटर में याद हो गया सेंटीमीटर में तो आप कन्वर्ट कर ही दोगे, लेकिन जो भी ड्राइंग शीट्स के डायमेंशन है, ड्राइंग शीट्स के डायमेंशन याद कर लीजिए। ड्राइंग शीट्स के डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन से ड्राइंग शीट के आया है डायमेंशंस। ठीक है, पिछली बार अभी रिसेंट में A4 का है तो उससे पहले A3 का आया था। और A0 आप याद करते हो, आप यूज़ जो करते हो वो A0 साइज यूज़ करते हो, वो भी ध्यान देना। उसके बाद दूसरा आपको देखना है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना कि किस वुड का बना रहता है। मेरे ख्याल से इबोनी या पीक वुड का बना रहता है। ठीक है, और इसके भी डायमेंशंस आते हैं, अलग अलग डायमेंशंस। तो आप कौन सा डायमेंशन यूज़ करते हो वो भी देख लेना। तीसरा आपको देखना है टाइप्स ऑफ पेंसिल, क्योंकि इस बार आया था। टाइप्स ऑफ पेंसिल में 3 प्रकार की पेंसिल हैं, हार्ड, HB और सॉफ्ट। ठीक है, आपको सॉफ्ट टाइप की पेंसिल के टाइप्स लिखने के लिए आए थे, तो पेंसिल्स भी आप देख ही लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस रिपीट अभी तक नहीं हुए थे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन भी अब डालना स्टार्ट कर दिया ड्राइंग में। वैसे इससे पहले थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ता था ड्राइंग में, लेकिन अब डालना स्टार्ट कर दिया तो थ्योरी जहाँ जहाँ से आ सकती है वो हम बता दे रहे हैं। चौथा आपको टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है, कौन सी लाइन कहाँ यूज़ होती है, उसका एप्लीकेशन, मतलब दिखाना भी है आपको बना के, और उसका एप्लीकेशन भी देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा आ सकता है सेट स्क्वायर से। आप सेट स्क्वायर देख लेना, 2 तरीके के सेट के स्क्वायर होते हैं, एक 45-45-30 वाला होता है और एक 60-30-90 वाला होता है। ठीक है, इन दोनों सेट स्क्वायर्स की डायमेंशंस देख लेना, कैसे कहाँ कौन सा डायमेंशन कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे 45-45 जो छोटा वाला होता है इस प्रकार वाला, उसका तो 45-45-90 होता है, दूसरे का 60-30-90 होता है। ठीक है, सेट स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, नॉलेज ले लीजिएगा सेट स्क्वायर के बारे में। देन उसका टाइप्स ऑफ लाइन हो ही गया। उसके बाद फिर हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा डायमेंशनिंग टेक्निक जो चैप्टर है उसमें 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग कैसे होती है, सिस्टम क्या होता है, डायमेंशनिंग कैसी होती है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग और टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, ये 2 टॉपिक बस पढ़ना है। उसके बाद सातवां आपको वहाँ से मिल जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये बहुत बार आया हुआ है, डेफिनीशन प्लस उसका जो भी फॉर्मूला होता है प्लस उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या आपसे बोल सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को थ्रू एग्जांपल समझिए। जैसे इस बार क्वेश्चन जो आया था, इस बार जो आपको क्वेश्चन आया था, जो कि आप ये बैक पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें इन लार्ज स्केल और रिड्यूस स्केल को समझाने के लिए बोला था। आपको बताया गया था इन लार्ज स्केल क्या होती है और रिड्यूस स्केल क्या होती है। किसी भी छोटे फिगर को बड़ा करके बनाना हो तो इन लार्ज स्केल, किसी बड़े को छोटे करके बनाना रिड्यूस स्केल। रिड्यूस स्केल को हमेशा 1:200 या जो भी लिखते हैं, और लार्ज को 200:1 के फॉर्म में लिखते हैं। प्लेन स्केल जो होती है वो 1:1 के फॉर्म में होती है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस बार बदल दिया था, ARF ना पूछ के इन लार्ज स्केल और रिड्यूस स्केल में अंतर पूछा था या डेफिनेशन पूछा था। तीसरा 9वां आइसोमेट्रिक स्केल है। आइसोमेट्रिक स्केल पे वीडियो भी बनाया गया है, आपको वीडियो पता होगा, और वीडियो में आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में पूछा था, बनाने की टेक्निक पूछा था कि आइसोमेट्रिक स्केल बनाने की टेक्निक क्या है। तो ये मेरा यूट्यूब में वीडियो है, आप वीडियो से देख सकते हो। थ्रू एग्जांपल आपको बताया गया 2 टेक्निक्स हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के 2 मेथड हैं, और दोनों मेथड को मेंशन किया गया है वहाँ पे। एक मेथड में जहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते थे, और दूसरा जो मेथड था उसमें एक 30 डिग्री
और 15 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके और एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड से आप आइसोमेट्रिक स्केल पढ़ सकते हो, क्योंकि इस बार आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देन उसके बाद आप अगर और चीज़ें बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच का डिफरेंस याद कर लेना, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल, ये देख लेना। 9 हो गया। और क्या आ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से तो कुछ नहीं है। हाँ, हाफ सेक्शन फुल सेक्शन देख लेना, ये बोलेगा या एक्सप्लेन हाफ सेक्शन और फुल सेक्शन। सेक्शन वाले चैप्टर में या जो भी क्वेश्चन आपको करवाया गया था उसमें हाफ सेक्शन फुल सेक्शन के बारे में बताया गया है वीडियो में। हाफ सेक्शन क्या होता है, फुल सेक्शन क्या होता है, मेरे ख्याल से ये रिवीजन वाले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अभी तक तो ये इतनी ही याद आ रही हैं, और थ्योरी में अभी जितनी याद आती रहेंगी उसको धीमे धीमे करके आपको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, जैसे हाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट, एक लड़का कौन था, कोई पूछा था कि सर चार्ट पेपर मिलेगा कि लेके आना पड़ेगा। तो चार्ट पेपर मिलेगा नहीं आपको, सॉरी चार्ट पेपर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको ले कुछ नहीं आता है। और चार्ट पेपर की मैंने आज फ़ोटो भी खींची है, चार्ट पेपर कुछ किस प्रकार का होगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें टाइटल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चों को शक ये था कि सर टाइटल ब्लॉक बनाना है कि नहीं, टाइटल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चार्ट पेपर में। देखिए ये चार्ट पेपर है इस प्रकार से, ठीक है। अब मे भी आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसा ये प्रिंटेड टाइटल ब्लॉक आएगा। इसी का थोड़ा सा जूम पार्ट हम कर लेते हैं, ये ऐसा ही टाइटल ब्लॉक बना होगा। तो आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे नंबर है, उस नंबर को हम लोग हटा दिए हैं, ये बना हुआ आएगा। इसमें पहला जो पूछा है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो प्रारंभिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश, आपको पहले कक्ष संख्या पूछा है, फिर तिथि पूछा है, अनुक्रमांक के लिए आपको बॉक्स दे दिया है, अनुक्रमांक को वर्ड में लिखने के लिए बॉक्स दे दिया है, और यहाँ पे विषय बोला है। इतना ही आपको इसमें करना है। तो अब अलग से टाइटल ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको, यही टाइटल ब्लॉक रहेगा चार्ट पेपर में। बॉटम राइट कॉर्नर में बॉटम में ये पोर्शन बना हुआ रहेगा, आपको प्रिंट, आपका नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक वाला टेंशन ख़त्म। डायमेंशन ये बस याद कर लेना, हो सकता है कि थ्योरी पोर्शन में डायमेंशन पूछ दे टाइटल ब्लॉक में, क्योंकि टाइटल ब्लॉक दो बनते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए बनता है और एक प्रोफेशनल्स के लिए बनता है। तो आप स्टूडेंट वाला जो टाइटल ब्लॉक है उसका डायमेंशन या उसको बनाने कैसे, उसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे टाइटल ब्लॉक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब लास्ट तक हुआ है और लास्ट में आया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो टाइटल ब्लॉक आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइटल ब्लॉक यहाँ से इस प्रकार से रहेगा, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्रम संख्या है या कक्ष संख्या लिखा है, उसके बाद तिथि लिखनी होगी। अनुक्रमांक के लिए आपको, अब देखो ऐसे ही छपा हुआ आएगा, कहीं पे पूरा छपा हुआ, कैसे में आधा छपा हुआ, तो आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा, वो बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, उसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा तंत्र है, सरकारी तंत्र है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। कुछ चीज़ें छपी छपी नहीं आएंगी, तो उसको आप बॉक्स बना के उसको लिखिएगा। अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में लिखना है, फिर नीचे से विषय लिखना है, इतना ही चीज़ें करनी है आपको। तो ये वाला पोर्शन भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर डाउट्स की बात करें तो डाउट्स में पहला जो डाउट था पहला जो डाउट था इनका था कि मेंशन द ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मेंशन द ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ISO एफिलेटेड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है IS 10711, एक होता है IS 10712, ये IS क्या इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक होता है IS 10713 और एक होता है IS
10714। आप देखे होगे ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, जब जैसे आप फूड पैकेजिंग एचिंग देखते होगे तो किसी में 9001 लिखा होता है, किसी में 1008 लिखा रहता है ISO स्टैंडर्ड। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं। उसी स्टैंडर्ड्स में आपके ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, जिसमें 1071 और एक और बचा IS-12। तो जिसमें IS-10711 जो आता है वो आपका जो कवर शीट होती है, ठीक है, जो साइज और लेआउट होती है ड्राइंग शीट की, ठीक है, ड्राइंग शीट की साइजेस एंड लेआउट को शो करता है कि कौन कौन सी, क्योंकि आपको बताया ना कि बहुत सारे ड्राइंग शीट्स हैं, A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो ये साइजेस आप देखे होगे। आप जब अगर आप रिम खरीदे होगे पेपर का जिसे पूरी आती है, उसमें लिखा रहता है ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ISO 1711 या किसी किसी में ISO 9001 लिखा रहता है। तो वही स्टैंडर्ड्स हैं। तो ISO जो 10711 है, ठीक है, ये ड्राइंग शीट की और ड्राइंग शीट की लेआउट और उसकी साइज के बारे में बातें किया गया है। दूसरा जो है वो पार्ट प्रेफरेंस के बारे में बोला है। पार्ट प्रेफरेंस के बारे में मतलब कि आपको कोई भी पार्ट काट के दिखाना है, जिसको हाफ सेक्शन करना है, फुल सेक्शन करना है, तो उसके पार्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि कौन से फुल सेक्शन में कितना साइजेस होती हैं, कितना स्टैंडर्ड पे रख के हाफ सेक्शन को लिया गया है, कितने स्टैंडर्ड पे रख के फुल सेक्शन को लिया गया है, ठीक है। तीसरी जो आती है वो स्केल्स के बारे में बताया गया है। ISO 730 ये स्केल्स के बारे में बताता है, ठीक है। स्केल कौन सी है, लार्ज है कि रिड्यूस है कि प्लेन है, वो बताता है। और चौथा ये जो है 10714 ये रिप्रेजेंटेशन बताता है, डायमेंशनिंग के प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताता है कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ग्लास को आप ग्लास की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको कोई अलग से नहीं बना सकते। या मेटल के लिए आपको बोला गया है कि ऐसे दिखाना है, या ब्रिक्स के लिए आपको बोला गया है कि इसको ऐसे ही दिखाना है, तो वो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। उसको आप अलग से आप अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। उसको हमेशा कहीं पे भी ड्राइंग बनाएंगे उसको हमेशा वैसे ही दिखाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, ठीक है। और IS-12 की बात करें तो ये गाइडेंस एक प्रोवाइड करता है कि कैसे किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है या गाइड करना है, ठीक है। गाइडेंस और प्रेजेंटेशन की बात करता है। तो ये 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं। तो इसी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि मेंशन द डिफरेंट ड्राइंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। ये एक डाउट था। नेक्स्ट डाउट प्रोजेक्शन ऑफ उसका था। नेक्स्ट डाउट था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर उसमें डायमेंशंस दिखाने हैं कि नहीं। डायमेंशंस बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहेगा कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस फिगर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बाय गिविंग डायमेंशन, बाय गिविंग डायमेंशन अगर लिखा हुआ है तो आपको डायमेंशन देने पड़ेंगे और डायमेंशन कभी भी रिपीट ना करना, ठीक है। मतलब कि मान लो कि किसी बॉक्स की चौड़ाई अगर फ्रंट व्यू से 13 दिख रही है और साइड्स व्यू से भी वो 13 दिख रही है, तो एक ही बार दिखाना, या तो फ्रंट व्यू में 13 दिखाना या तो साइड व्यू में 13 दिखाना, दोनों में ना दिखाना। तो डायमेंशंस के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। अगर आप डायमेंशनिंग वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि डायमेंशन करने के क्या क्या रूल्स हैं। डायमेंशनिंग कभी भी फिगर के अंदर मत करना, ड्राइंग के अंदर मत करना। जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो उसके अंदर डायमेंशनिंग कभी नहीं की जाती है। डायमेंशनिंग जब भी की जाती है तो वो बाहर बनाई जाती है, फिगर के बाहर बनाई जाती है, थोड़ा सा दूर होकर बनाई जाती है कि साफ साफ डायमेंशनिंग आपको दिख जाए, ठीक है। डायमेंशनिंग करने पे जैसे आप लोग डायमेंशनिंग करते हो, जैसे ये 13 लिखा है, तो जब भी आप ऑर्थोग्राफिक फिगर बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो जिसमें आपको 3D को 2D में बदलना है, तो आप अगर मान लो कि डायमेंशनिंग आप कर भी रहे हो, मान लो कोई डायमेंशनिंग किए इस प्रकार से, यहाँ पे 13 लिख दिए, यहाँ पे 14 लिख दिए, यहाँ पे 15 लिख दिए, जो भी डायमेंशनिंग किए, तो डायमेंशनिंग करने का ये तो अंडरस्टूड है कि सारे मिलीमीटर्स में है। बट एक चीज़ याद देना कि जब भी आप डायमेंशनिंग कर लोगे या जब भी आप फिगर बना लोगे, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अगर बना दी, तो लास्ट में आपको जरूर लिखना है नीचे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अगर mm में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मिलीमीटर में दिया हुआ है तो ही लिखना mm, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में भी दिया रहता है तो आपको वहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर वो सीधे लिखा है 20, 40, 60, ठीक है,
और अगर उसमें कुछ बोला नहीं है कि वो सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर, तो आपको हमेशा मिलीमीटर में लेके चलना है। और वो बनाने के बाद आपको ऑल डायमेंशन सारी करके लिखना है। ये डिपेंड करता है आपको डायमेंशनिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लिखा है क्या कि बाई गिविंग डायमेंशन। ठीक है, अगर लिखा है तो आप बाई गिविंग डायमेंशन यूज़ करो, और नहीं लिखा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसको यूज़ करने का। ठीक है, कुछ बच्चे का था कि हिडन फिगर कैसे बनेगा, तो हिडन फिगर बेटा वहीं पे बन सकता है जहाँ पे जो चीज़ें आपको पीछे छुपी हुई हैं, जो एजेस छुपे हुए हैं पीछे। ठीक है, तो जो एजेस पीछे छुपे हुए हैं उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये एज प्रेजेंट है लेकिन सामने से दिख नहीं रहा है, तो उसको हम लोग हिडन फिगर्स ड्रॉ करते हैं। और हिडन फिगर्स की हिडन लाइन की दूरी बताई गई है कि 1 mm का गैप दे दे के आपको हिडन लाइन यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे हिडन लाइन जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो भी है उसको धीमे आराम से हिडन लाइन की तरह यूज़ कीजिए, उसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं मचनी चाहिए हिडन लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया गया है। क्वेश्चन जब भी पहला कीजिएगा तो जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन में वो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए बोल रहा है कि थर्ड एंगल में बनाने के लिए बोल रहा है। कुछ बच्चों का देखे थे एग्जाम में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाए थे। आपको जो जब भी बनाना है तो अगर मान लीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बोला है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, साइड व्यू जिधर भी बन रहा हो, अगर लेफ्ट साइड से देख रहा है तो राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड से देख रहा है तो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर ही बनाना। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि फ्रंट व्यू अलग बना रहे थे, टॉप व्यू अलग बना रहे थे, साइड व्यू अलग बना रहे थे, ऐसे करके बना रहे थे, तो इस पर नंबर कट जाएगा। आपको जो भी व्यू बनाना है जैसे भी बताया गया है, आपको फर्स्ट एंगल में बनना है फर्स्ट एंगल में बनेगा, थर्ड एंगल में बनना है थर्ड एंगल में बनेगा। और कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट से देखने पे राइट हैंड साइड भी बनता है, और राइट से देखने पे लेफ्ट हैंड साइड भी बनता है। इसी का उल्टा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे होता है कि आप अगर लेफ्ट से देख रहे हो तो लेफ्ट में बनेगा, राइट से देख रहे हो तो राइट में बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, इसके अगल बगल बनता है जो भी बनता है। ठीक है, थर्ड एंगल पोजिशन में टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, राइट से देखोगे तो राइट साइड के राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट से देखोगे लेफ्ट के लेफ्ट साइड में बनेगा। थर्ड एंगल की बात हो गई, फर्स्ट एंगल की बात हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन था, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया ऑर्थोग्राफी का। 14 नंबर वाला पहले स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर वाले में एक क्वेश्चन था डायगोनल पिच में, सॉरी डायगोनल स्केल का। तो डायगोनल स्केल का क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चे का था। उसको डायगोनल स्केल में प्रॉब्लम आ रही थी और उसने क्वेश्चन भी भेजा था। हाँ, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि RF दिया हुआ है, RF इजिकल्स टू 1/6000। ठीक है, किलोमीटर तक पढ़ने के लिए किलोमीटर की स्केल बनानी है, उस पर मीटर पढ़ने के लिए एक डायगोनल स्केल बनाइए। एक मिनट। हाँ, तो जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि RF इजिकल्स टू 1/6000 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए और उस पर मीटर पढ़ने के लिए एक डायगोनल स्केल बनाएं, इस पर 650 मीटर की लंबाई दिखाओ। अच्छा, 650 मीटर की लंबाई दिखाने के लिए बोला है। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो मैक्सिमम लेंथ इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करेंगे जो भी लंबाई दिखाने के लिए बोला है, 650 मीटर की लंबाई दिखाने के लिए बोला है, तो या तो 650 का बना लो। ठीक है, और नहीं तो 650 का पूरा बना लो, नहीं तो फिर 700 मीटर का बनाओ। मतलब 650 कम का नहीं बना सकते। तो अगर 700 मान लो कि हम मैक्सिमम लेंथ 700 मीटर अभी अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो 700 मीटर अगर मैक्सिमम लेंथ लेते हैं, और तो इसकी लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल जब भी बनाइएगा पूरा फॉर्मूला लिख के, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू मैक्सिमम लेंथ इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ मैंने एज्यूम की है थ्रू क्वेश्चन कि आपको 650 मीटर दिखाना है।
तो आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम लेंथ 700 मीटर इंटू 1000 6000 है, 2/6000, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये कैंसिल। ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। क्वेश्चन में या तो 600 का होगा, ऐसा क्वेश्चन तो कहीं नहीं दिख रहा हमको। 7/60 आ जाएगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट हो, क्योंकि हमको यहाँ पे जो लिखा लग रहा है कि RF इजिकल्स टू 1/6000 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों होगा? ये कुछ पोर्शन छूट गया। चलिए उस क्वेश्चन पे, फालतू के क्वेश्चन में लड़ने की जरूरत नहीं है। हमको कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम उठा के देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है? क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और क्या। देख लें, और कोई तो भेजा नहीं है क्वेश्चन। कोई नई चीज़ पढ़ने की प्रयास ना कीजिएगा, जो पढ़े हुए हैं बस उसी को रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन नहीं है, मान लो इसी क्वेश्चन में हम सुधार कर देते हैं कि RF इजिकल्स टू दिया हुआ है 1/6000 और मैक्सिमम लेंथ दिया होता 800 मीटर। ठीक है, तो ये 800 मीटर दिया रहता और आपसे बोलता 800 मीटर तक दिया रहता और आपसे बोलता बनाने के लिए। तो मैक्सिमम लेंथ अगर ये दिया रहता, इसको कुछ कम किया जाएगा। 6000 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। चलो मान लो कोई कुछ भी क्वेश्चन है, अब उसमें क्वेश्चन नहीं दिया, वो गलत क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है। फालतू के क्वेश्चन पे उलझने की जरूरत नहीं। इसी में देख लेते हैं अगर कोई स्केल का क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर बात कर लेते हैं कि 1/500 RF इजिकल्स टू 1 जो कि बैक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1/500 की RF के लिए एक डायगोनल मापनी बनाई जिसमें मीटर डेसीमीटर माप सके। तो यूनिट्स, अब जो भी आपको दिखाना है, यूनिट्स टू बी शोन, कौन कौन सी यूनिट है? मीटर है एंड डेसीमीटर है। RF ये दिया हुआ था, मीटर एंड डेसीमीटर ये दिया था। यह मापनी 80 मीटर तक मापने के लिए उपयुक्त हो। मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर। वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कुछ गलती हमको दिख रही है, और अगर वो क्वेश्चन आया होगा तो मिसप्रिंट, उसमें कुछ ना कुछ छोटा जरूर है। 80 मीटर मैक्सिमम लेंथ दी है और डिस्टेंस शोन करने को बोला है। डिस्टेंस शोन करने के लिए जो बोला है वो 54.5 मीटर बोला है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ स्केल बताया गया है फिर से कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, मैक्सिमम लेंथ इंटू RF। मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर इंटू RF दिया हुआ है कितना? 500। ठीक है, अब 80 मीटर दिया हुआ है, हमको जो भी बदलना है सेंटीमीटर में बदलता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 16×5 = 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 16 सेंटीमीटर की आपको स्केल ड्रॉ करनी है जिसमें 80 मिलीमीटर की दूरी दिखा सके। तो मान लीजिए कि आप 16 सेंटीमीटर की स्केल ड्रॉ करके, और डायगोनल स्केल में जो भी लेंथ लिया जाता था, बोला गया था 7 सेंटीमीटर लिया जाता है। 7 सेंटीमीटर से कम भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायगोनल में मैंने 7 सेंटीमीटर बोला था और प्लेन स्केल में मैंने 5 सेंटीमीटर बताया था, ये हमको याद है। अब 16 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल हो गई। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल हो गई। अब इस 16 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल में हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि हमको 54.5 दिखाना है। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा क्या कि हमको मतलब कि 1, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे फॉर्म में करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग 8 भाग में ही करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको 8 भाग में ही काटना पड़ेगा, क्योंकि हमको 54.5 दिखाना है।
अगर 44.5 होता तो हम 20-20 का पार्ट कर लेते, लेकिन 54 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमको पूरा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 10, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो कि आपको लिखने के लिए बताया गया था कि इस बड़ी स्केल में सबसे मिनिमम कितने क्या नाप सकते हैं। तो सबसे मिनिमम हम लोग 10 मीटर ही नाप सकते हैं। तो 10 मीटर आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, सबसे मिनिमम देखते हैं। फिर बीच में आर एफ लिखते हैं, आर एफ इजिकल्स टू 1:500 है। ठीक है, जैसे आप लिखते हुए आए हैं, इसका कोई हाइट नहीं होता, आप किसी भी हाइट पे लिख सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा डायमेंशन लिखते हैं, वो तब लिखते हैं जब इसको पार्टीशन करना रहता है। अब हमको 54.5 दिखाना है, तो हम लोग 54.5 को ऐसे लिख सकते हैं, 54.5 को लिख सकते हैं 50 10-10 वाला डायमेंशन डिवीज़न प्लस 1-1 वाला डिवीज़न प्लस 0.5 वाला डिवीज़न। तो 10-10 वाला डिवीज़न के लिए हमको 10 पार्ट किए हैं, 10-10 डिवीज़न का। अब हमको इसको 1-1 डिवीज़न वाले पे करना है। तो ये क्योंकि पूरा एक 10 मीटर का है, तो इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे। अब 10 भाग में अगर आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप 16 सेंटीमीटर का लिए हो, 16 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 8 करोगे तो ठीक है, वो तो 2 सेंटीमीटर, ये एक हर ब्लॉक 2-2 सेंटीमीटर का आएगा। अब 2-2 सेंटीमीटर को तुम 10 भाग में काट सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपके पास मेथड है ही कंस्ट्रक्शन मेथड, कंस्ट्रक्शन कीजिए, 10 पार्ट कीजिए, ठीक है, सबको मिलाइए इस प्रकार से। और ये 10 वाला पार्ट है, तो इसका जो 10 वाला होगा इसके कॉर्नर से मिलेगा, क्योंकि डायगोनल स्केल है। इसका 9वां इसके 8 से मिलेगा, इसका 7वां इसके 6 से मिलेगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला लास्ट से मिलेगा। अब क्योंकि ये डिवीज़न कर दिए हो 10 मीटर को 10 भाग में कर दिए हो, तो यहाँ पे जो भी लिख के आएगा वो यहाँ पे 1 मीटर लिख के आएगा। ठीक है, ये 1 मीटर लिख के आया। अब इसके बाद फिर इसको, अब क्योंकि अभी आप 50 और 4 ही कर सकते हो, 0.5 की नहीं कर सकते हो। तो 0.5 के लिए, क्योंकि इसमें बोला डेसीमीटर के लिए भी, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो ये 1-1 मीटर वाला था, ये जो डिवीज़न, ये 1 मीटर डिवीज़न, 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, 5वां मीटर, ऐसे करते हुए 10 मीटर आप किए हो। तो अब इस 1 मीटर को फिर से 10 भाग में करना है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके और फिर से वही चीज़ें, ठीक है, ये कर लिए। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पे जो भी डिवीज़न होगा, हम 1 मीटर वाले लाइन को 10 भाग में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे वो आएगा 0.1, या आप लिख सकते हो डेसीमीटर बोला है ना, तो डेसीमीटर बोला है तो 1 डेसीमीटर लिख सकते हो यहाँ पे। अगर डेसीमीटर ना बोला रहता तो हम 0.1 मीटर लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको मीटर और डेसीमीटर दोनों दिखाना है। तो 10 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे और 1 डेसीमीटर यहाँ पे। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ना बोला रहता कि डेसीमीटर नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ मीटर की स्केल बनानी है, तो 10 मीटर, 1 मीटर और 0.1 मीटर लिख देते। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको मीटर और डेसीमीटर की स्केल बनानी है। अब आप लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो ये कन्फ्यूज होंगे कि सर 2 यूनिट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन बनना चाहिए। कैसे आप डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बना दिए, देखो मैं सामने ही डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बनाया है। मीटर वाले 2 डिवीज़न कर लिए, डेसीमीटर का 1 डिवीज़न कर लिए। ये क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो आया था, ये इसका क्वेश्चन था बैक पेपर वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से अब डायगोनल पिच आपको डायगोनल पिच बार बार हो रहा है, क्योंकि अभी टॉम का पेपर पढ़ा के आए हैं, उसमें उन लोग का था सर्कुलर पिच, डायगोनल पिच, ठीक है। तो इसमें आप लोग डायगोनल स्केल में यही पोर्शन है जिस पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं पहले उसको लिख लो। RF लिखा है, यूनिट्स टू इज शोन, कौन सी यूनिट्स दिखानी है, मैक्सिमम लेंथ क्या हुई है, डिस्टेंस शोन क्या लिखाया है, लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूला रख के आप निकालो, ड्रॉ करो, सिंपल ड्रॉ करो। ये सारी चीज़ें जो बनेंगी, आपको डार्कनेस और फेडनेस का ध्यान है, कौन सी चीज़ें डार्क होंगी, कौन सी चीज़ें वो होंगी। स्केल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, स्केल के अंदर ये जितने कंस्ट्रक्शन किए हो ये सब हल्के रहेंगे। मेन स्केल जो तुम्हारा होगा डार्क होगा, पार्टीशन डार्क होगा, ये सारे वैल्यूज़ डार्क होंगे। अब इसको भी यहाँ पे भी नोट कर लो, ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। और ये डेसीमीटर है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ पे 10 आएगा,
ठीक है। तो 1 से 10 ये डेसीमीटर के लिए, ये 1 मीटर के लिए, और ये 20 मीटर 10 मीटर वाला तो है ही ये। ठीक है। तो हाँ, स्केल की बात कर रहे थे कि स्केल के अंदर ये जितना पोर्शन आप किए हो 8 पार्टीशन, ये डार्क रहेंगे। इसके अंदर जितने कंस्ट्रक्शन कर रही है, जब बाहर जितना भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये जितना अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये सारे ये जितने भी कंस्ट्रक्शन है, ये सारे हल्के पेंसिल से बनेंगे। और उसके बाद जो भी कर रहे हो ये चीज़, ये भी डार्क से ही करना है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये करना है कि कोशिश कीजिएगा फिगर साफ बने, क्योंकि डायगोनल स्केल अच्छा, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन हो, 14 नंबर का क्वेश्चन हो, चेक करेगा ज़रूर। तो कोशिश कीजिएगा पहला कि साफ बने, मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। और मिटाने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। दूसरा कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी बनाएं तो पहले हम हल्के पेंसिल से बनाएं। हल्के पेंसिल से बनाने के बाद आप जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको डार्क करना है, वहाँ पे आप डार्क कर दो, क्योंकि हल्के से डार्क करना इजी है। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही डार्क बना दिए तो फिर मिटाओगे तो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप हल्का पेंसिल यूज़ करें, हल्के हाथ से बनाइए, देन उसके बाद उसको डार्क कर दीजिए जहाँ पे डार्क करना है। डार्क करने का प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि केस 6 में अगर सीधा लाइन का एक सिरा एक एंगल पे हो, लाइन का दूसरा सिरा लाइन का एक सिरा फर्स्ट एंगल पे हो, लाइन का दूसरा सिरा थर्ड एंगल पे हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उस पर भी बता दीजिए। उस टाइप का क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, बट बता देते हैं, क्योंकि पढ़ाएं तो फिर बताने में कोई दिक्कत नहीं, और आप पढ़े हो तो आपको अगर जल्दी जल्दी भी बताएंगे तो आप समझ जाओगे। जो नहीं पढ़ा है उनके लिए दिक्कत आएगी। तो लाइन का क्वेश्चन कोई भेजा था, महेश भेजा था क्या? हाँ। दूसरा लाइन का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है, आपको देख लीजिएगा। द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन ए बी आर 50 mm अपार्ट। अब देखो याद कर, क्वेश्चन हम ये पढ़ रहे हैं, अब कैसे लिखेंगे। द एंड ए बी लाइन के सिरों के बीच के प्रक्षेपी की दूरी। अब आपको अगर शो करना है फिगर, इससे शो करना है तो ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो। ये 50 mm अपार्ट बोला है, एंड प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी। पॉइंट ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड वी पी। अब पॉइंट ए की स्थिति बता रहा है, पॉइंट ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड वी पी, 10 मीटर बिहाइंड वी पी, और पॉइंट एंड 50 मिलीमीटर बिलो एच पी, 50 मिलीमीटर। ठीक है। ये पॉइंट ए की स्थिति दिखा दी है। पॉइंट बी की दिखा देते हैं। पॉइंट बी क्या बोला है, पॉइंट बी, वाइल पॉइंट बी इज़ 15 मिलीमीटर एबो एच पी, 15 मिलीमीटर एबो एच पी, and 25 millimeter in front of VP, 25 millimeter in front of VP। ठीक है। ये कर दिए। फाइंड द टू लेंथ एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच एच पी एंड वी पी। फाइंड द टू लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है। इंक्लिनेशन एंगल विद एच पी एंड वी पी मतलब थीटा और फाई फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है। ये हो गया गिवन। इसको अपने वर्ड में आप वर्ड में लिख सकते हो, वर्ड में लिख दो, डायग्राम बना के लिख दो। अब स्टार्ट हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग लाइन से स्टार्ट करेंगे। एक, चूँकि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जो पहला पॉइंट ए है मेरा वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे है, पॉइंट बी मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है। जब भी ऐसा स्थिति आए तो आपको यहाँ पे एच पी वी पी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि पॉइंट ए अगर आप बनाना चाह रहे हो पहले, कि पॉइंट बी बनाना चाह रहे हो पहले। अब मान लो कि हम पहले पॉइंट ए बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, प्रोजेक्शन लाइन हल्के पेंसिल से ले लेंगे हम। ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन हो गई। अब इस प्रोजेक्शन लाइन पे हमको पॉइंट ए की स्थिति दिखानी है। अब पॉइंट ए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको पता है कि टॉप पे ऊपर बनता है। तो जब टॉप पे ऊपर बनता है, टॉप पे ऊपर होता क्या है, ऊपर एच पी होता है, नीचे वी पी होता है। तो एच पी ऊपर होता है तो एच पी में वो चीज़ बनेगी जो वी पी में मैंशन की होगी। तो यहाँ पे बोला 10 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी, तो 10 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी बोला है तो वो एचपी में दिखेगा, एचपी ऊपर बनेगा। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से आपको 10 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी से दिया है लेकिन बनेगा एचपी में। तो हम यहाँ पे, अब वो अंडरस्टूड है कि ये एचपी ही है, ठीक है, और नीचे वीपी है, और वीपी वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। तो ये आप जब भी डायमेंशनिंग करोगे, डायमेंशनिंग थोड़ा सा दूर पे करना,
अगर ये वाली डायमेंशनिंग कर रहा है तो उसको इस प्रकार से लिख देना 10 मिलीमीटर। और ये क्योंकि पॉइंट ए है तो इसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाएंगे, विदाउट डैश दिखाएंगे कि टॉप व्यू बन रहा है। पॉइंट बी की बात की है, सॉरी पॉइंट ए का दूसरा पोर्शन बताया है कि 50 मिलीमीटर बिलो एच पी है, तो वो वी में दिखेगा, तो यहाँ से 50 मिलीमीटर पे आपको ए डैश दिख जाएगा। अब इसकी अगर डायमेंशनिंग करनी है तो इसकी भी डायमेंशनिंग कर लो आप। यहाँ पे आपको ए डैश मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट बी की बात करना है। पॉइंट बी जो है वो कितने मिलीमीटर दूर है? डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 50 मिलीमीटर दिया है, मतलब यहाँ से 50 मिलीमीटर की दूरी पे आपको पॉइंट बी के लिए पोजीशन लाइन ड्रॉ करनी थी, यहाँ से 50 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे। अब वो आपको यहाँ पे दिखाना नहीं क्योंकि आप गिवन में लिख चुके हो। तो पॉइंट बी यहाँ से 50 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे आपको दूसरा एंड प्रोजेक्टर लाइन मिलेगा। अब पॉइंट बी जो मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे मेरा वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है, और वीपी बनता है क्या है मेरा फ्रंट व्यू बनता है। तो वीपी पे बनाना है तो जो एचपी से दिया होगा वो बनाएंगे। एचपी से 15 मिलीमीटर ऊपर दिया हुआ है तो वीपी में 15 मिलीमीटर ऊपर बनेगा। तो यहाँ से अगर ये 10 है तो 15 मिलीमीटर ऊपर यहाँ पे बनेगा बी डैश, और इसको भी बाहर शो करेंगे। दूसरा ये 25 दिया हुआ है वीपी से, तो एचपी नीचे होता है, वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। ये अगर 50 है तो मेरा यहाँ पे कहीं बनेगा बी। तो यहाँ पे मैंने दोनों एंड प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी 50 mm पे दूसरा प्रोजेक्टर बना दिया। अब आपको करना क्या रहता था? ए को बी से मिलाना था। जब ए को बी से मिलाएंगे आप, ये ए है ये बी है, क्योंकि दोनों अलग अलग सीधे अलग अलग पोजीशन में बन रहे हैं, तो ये ए से बी मिलाएंगे डायरेक्ट, और ए डैश से बी डैश को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे और ए को बी से मिलाएंगे। यहाँ पे पहले आपको लोकस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लोकस ये, इसकी लोकस, इसकी लोकस और इसकी लोकस। यहाँ पे मेंशन कर देना लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ ए डैश। अब ये जो एंगल निकल के आया, ये एंगल जो आया, ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है? अब क्योंकि ये तुम्हारा ये फ्रंट व्यू है, क्योंकि ए डैश बी डैश को हम लोग फ्रंट व्यू बोले हुए थे, और फ्रंट व्यू के साथ जो भी एंगल बनता है उसे हम लोग वो बोलते हैं एंगल अल्फ़ा। दिस इज़ एंगल अल्फ़ा एंड दिस इज़ एंगल बीटा। टॉप व्यू के साथ बन रहा है तो बीटा का एंगल, ठीक है। अब आपको टू लेंथ भी बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको टू लेंथ भी बनाना है और वो भी बनाना है। तो टू लेंथ बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको वो फिगर याद होगा जो हम बताए थे कि अगर बाई चांस इस ऐसे फिगर में फंस जाएं तो आपको एक सीधा सा फिगर बनाना है जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखानी है। ए डैश ए, बी डैश बी, ए डैश बी डैश, ए बी, लोकस लोकस लोकस, ठीक है। ये था अल्फ़ा, ये था बीटा। क्या किया गया था? यहाँ से ए डैश डिस्टेंस ले, ए डैश सेंटर लेके, ए डैश बी डैश आर्क लेके, आर्क कट किए थे कहाँ तक? ए डैश के लोकस तक, और फिर यहाँ से डाले थे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कट हुआ तो पॉइंट मेरा B1 निकल के गया था। फिर हम लोग क्या किए थे? ए को B1 से मिला दिए थे, और सेम डिस्टेंस का यहाँ पे भी बने था तो ये डिस्टेंस लेके उस पर कट कर दिए थे, तो आपको B1 डैश मिल गया था। यही करना है आपको। अब करना क्या आपको? आपको मान लो कि फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू किस हाल से बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए डैश सेंटर लेंगे, ए डैश बी डैश रेडियस लेंगे, और कहाँ तक काटेंगे? ए डैश सेंटर, ए डैश बी डैश रेडियस, आर्क कट करेंगे ए डैश के लोकस तक। ए डैश के लोकस यहाँ पे है, तो ए डैश सेंटर, ए डैश बी डैश रेडियस, आर्क कट करेंगे ए डैश के लोकस तक। ए डैश के लोकस तक आर्क कट किए, ठीक है। और उसके बाद परपेंडिकुलर कहाँ तक डालना है? बी के लोकस तक। देखो
ए डैश के लोकस तक आर कट के परपेंडिकुलर कहाँ डालना है, बी के लोकस पे। बी का लोकस क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ से फिर बी का लोकस पे कट करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको B1 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए को B1 से मिला देंगे, ये मेरा ट्रू लेंथ निकल गया। ये एंगल मेरा निकल के आ गया क्या, फाई। आप फाइंड करके रिजल्ट यहाँ पे लिखना है कि फाई मेरा कितना आया है। अब क्योंकि ये भी ट्रू लेंथ है तो दूसरा ट्रू लेंथ भी बनेगा, सेम ट्रू लेंथ होगी, तो आपको बस ये डिस्टेंस लेके और वहाँ पे कट करना है, जहाँ पे भी कट होगा वो पॉइंट मेरा B1 डैश निकल जाएगा। फिर हम ए डैश को B1 डैश से मिला देंगे, ये पॉइंट मेरा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा। एंगल शो करो और बनाओ यहाँ पे थीटा। और ट्रू लेंथ कितना आया है, ट्रू लेंथ आप किसी एक कोई भी एक का ट्रू लेंथ लेके आप नाप कर यहाँ पे जो भी आया है इन सेंटीमीटर, इन डिग्री, इन डिग्री लिख दीजिएगा। ये बनाने का तरीका होता है। अलग पॉइंट ये थर्ड एंगल पे, फर्स्ट एंगल पे, इसकी हेल्प ये ज़रूरी याद करना। अगर कहीं पे भी फंस रहे होगे कहाँ तक आर्क करना, कट करना है या कहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये उसके बाद 3 कंक्लूजन्स याद करने हैं कि ये पॉइंट एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, एंड प्रोजेक्टर ऑफ बी एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, ठीक है। ट्रू लेंथ के पॉइंट्स हमेशा फ्रंट व्यू पॉइंट्स के और टॉप व्यू पॉइंट्स के हमेशा राइट साइड में आएंगे, आ रहा है राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। और ट्रू लेंथ के पॉइंट्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए। देखो एक पॉइंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये जा रहा है। 3 कंक्लूजन्स को माइंड में रख के, और डायमेंशनिंग हम जैसे यहाँ पे डायमेंशनिंग पहले दिखा दिए, आप डायमेंशनिंग बाद भी करना, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्क कट हुआ ना तो फिर ये डायमेंशनिंग हिल जाएगी। तो मान लो कि अगर आप आर्क कट किए तो डायमेंशनिंग थोड़ा सा दूर दिखाना कि फिगर के बाहर डायमेंशनिंग हो, ठीक है। तो डायमेंशनिंग हमेशा लास्ट में दिखाते हैं और एक्सटेंशन लाइन के साथ दिखाते हैं। ये देखिए ये एक्सटेंशन लाइन होता है, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जब भी डायमेंशनिंग दिखाएंगे तो एक्सटेंशन लाइन दिखा के, क्योंकि उससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है और एक्सटेंशन लाइन में पतले में बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का पोर्शन हो गया कंप्लीट, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कंप्लीट हो गया, और डायगोनल का हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। आयुष ने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। एक ये लड़का ने आयुष ने क्वेश्चन दिया था, अ पेंटागनल प्रिज्म, ठीक है, अ पेंटागनल प्रिज्म साइड ऑफ बेस 30 mm। अब याद इसको लिखने का तरीका, गिवन में क्या क्या दिया है, साइड ऑफ बेस दिया हुआ है 30 mm, और है कौन सा बेस, पेंटागनल बेस है। तो पेंटागनल बेस है, बेस आप लोग लीजिए, शेप ऑफ बेस पेंटागनल प्रिज्म है, ये याद दीजिएगा। हाइट आपको दी हुई है 60 mm, हाइट ऑफ सॉलिड 60 mm दी हुई है, ठीक है। हैव रेस्टिंग ऑन HP, रेस्टिंग ऑन ट्रू शेप, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमको ट्रू शेप ऑफ बेस बनाना है, और ट्रू शेप ऑफ बेस पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेस मेरा कहाँ पे रखा है और किस कैसे रखा है, मतलब एंगल पे कॉर्नर पे रखा है कि साइड पे रखा है, और कहाँ रखा है, HP में रखा है कि VP में रखा है, कौन सा रखा है, बेस वाला रखा है कि कॉर्नर वाला रखा है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज़ रेस्टिंग ऑन HP में रखा हुआ है, HP में रखा हुआ है, ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। HP में रखा है, कॉर्नर पे रखा है, ये डिसाइड हो गया। फिर हमको बनाना है क्या, विद लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर से जाता हुआ जो लॉन्गर एज है उसका, उस पेंटागन प्रिज्म का, ठीक है, उसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है और 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, ठीक है। तो एक बार 45 डिग्री से HP में बोला गया है लॉन्गर एज को, लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर, लॉन्गर एज
कंटेनिंग दैट कॉर्नर, एक बार 45 डिग्री से HP में घुमाना है और एक बार 30 डिग्री VP में घुमाना है, इतना आपको बोला हुआ है। तो पहले तो हम लोग काम करेंगे क्या, ट्रू शेप ऑफ बेस बनाने की। ठीक है, ये हम पहले एक बार ऑक्सिलरी मेथड से बता दे रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल मेथड से बता देंगे। अब आप पेंटागन हम बना के दिखाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये बोला है कॉर्नर पे HP पे रखा हुआ है। तो कॉर्नर पे HP रखने के लिए मेरे पास कॉर्नर वाला बनाना पड़ेगा और कॉर्नर राइट में आना चाहिए। ठीक है, तो एक बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ से एक हल्की पतली लाइन खींचने पे उसका एक बेस यहाँ पे रख दीजिए और इस प्रकार से आपको कॉर्नर वाला अगर बोला है तो कॉर्नर वाला इस प्रकार से बना दीजिए। पेंटागन है तो पेंटागन ये कॉर्नर वाला मैंने बना दिया, आप बना लेना जैसे बनाना होगा। कॉर्नर मेरा राइट पे आ गया, इस कॉर्नर को नाम दे देते हैं ABCDE। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ऊपर नीचे की बात नहीं किया है, नीचे की बात नहीं किया है, इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे, हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही बनाते हैं। कहीं पे भी अगर बोल दिया है कि HP के नीचे है या HP के नीचे इस प्रकार रखा है उसका ट्रू शब्द, तो नीचे अगर कहीं शब्द आ जाता है या बिलो कहीं आ जाता है शब्द, या VP के पीछे आ जाता है या बिहाइंड VP आ जाता है शब्द, तो आपको थर्ड एंगल पे बनाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है ऐसा कोई शब्द तो आप हमेशा फर्स्ट एंगल पे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि ये पेंटागन प्रिज्म है तो पहले इसका हमको एक्सिस पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पेंसिल के मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन करके यहाँ से इसके सामने वाले उस पर कॉर्नर पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इससे इसके सामने वाले पे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करने से हमको पॉइंट O की स्थिति पता चल जाएगी, O और P दोनों, क्योंकि ऊपर एपेक्स का पॉइंट O है और उसकी जाती हुई रेखा का जो कोई बेस पर टकरा रही है इसकी एक्सिस लाइन, उसका पॉइंट P है। ठीक है, उसके बाद ये बन गया मेरा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पॉइंट O का मेंशन पता चल गया। अब आपको सारे कॉर्नर्स को मिला देना है। ये पेंटागन प्रिज्म का ट्रू शेप ऑफ बेस बनकर तैयार हो गया, जो कि HP में बोला था। HP में बोला था तो ये HP रखेंगे, ये VP लिखेंगे। ठीक है, कॉर्नर आ गया मेरा। अब हम इसके बाद बनाते क्या है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। अब ट्रू शेप ऑफ सॉलिड में आप देखेंगे इसमें भी दो तरीके होते हैं कि ट्रू शेप ऑफ सॉलिड का जो बेस बनेगा वो इन XY बनेगा कि पैरेलल टू XY बनेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी बात नहीं बोला है वो दिखाने के लिए, पैरेलल दिखाने के लिए। तो हम लोग जो ट्रू शेप बनेगा वो इन XY बनेगा। इन XY मतलब यहाँ से जब सारे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे हम लोग हर एक पॉइंट से, तो इसका जो बेस आएगा वो XY लाइन पे आएगा। ठीक है, XY लाइन पे बेस आएगा। अब XY लाइन पे अगर बेस आएगा तो ये हो जाएगा A'। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये तीनों एक ही पे आएगा, आप जब बनाओगे तो ये सब एक ही पे आएगा। तो यहीं पे B' भी आ जाएगा, यहीं पे E' भी आ जाएगा, यहीं पे P' भी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C', D'। ठीक है, ये E और B पॉइंट एक ही पे आएगा, ये ध्यान देना। मेरा अलग अलग आ रहा है लेकिन आपका E और B पॉइंट एक ही पे आएगा। और यहाँ से 60 मिलीमीटर ऊपर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट O मिल जाएगा, O'। अब क्योंकि O और P आप पहले बनाने का तरीका, आपको पॉइंट्स मिल गए, क्या बताए थे, पहले आपको बाउंड्री बनाने हैं। पहले बाउंड्री बताया गया था बनाने के लिए, तो पहले बाउंड्री बनाइए, O को इसके साथ बाउंड्री बनाइए। उसके बाद क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। बेस मेरा बन गया है, बाउंड्री बन गया, बेस भी बन गया। उसके बाद क्या बनाते हैं, एज बनाते हैं, एज। अब एज आप इधर से क्योंकि प्रोजेक्शन ड्रा किए हो, इधर से पोजीशन ड्रा किया तो आपको कौन कौन से एजेस दिखेंगे वो देखना है। आपको OC दिखेगा, OB दिखेगा और AA दिखेगा। तो OC तो दिख रहा है, वो तो आउटलाइन में आ गया, डार्क हो गया। OA भी आउटलाइन में आ गया, डार्क आ गया। OB भी आपको दिखेगा तो इसलिए ये भी डार्क हो जाएगा। और जब ये डार्क हो जाएगा तो इसी के पीछे एक्सिस लाइन है, तो हमेशा एक्सिस लाइन एंड डार्क लाइन में जब भी ऐसा कोइंसाइड होता है, एक्सिस लाइन और डार्क लाइन में कभी भी कोइंसाइड होगा तो हमेशा प्राथमिकता डार्क लाइन को देंगे। अब क्योंकि इसी के पीछे एक्सिस लाइन भी है और इसी के पीछे इधर से देखने पे हमको ये OB सेक्शन दिख रहा है, OBH, तो डार्क और एक्सिस का कोइंसाइड हो रहा है तो हमेशा डार्क लाइन को प्राथमिकता देंगे। यहाँ पे एक्सिस लाइन नहीं बनेगी आपकी।
ठीक है, इतना बन गया, टू शेप ऑफ बेस बन गया, टू शेप ऑफ सॉलिड बन गया। क्यों बनाया यहाँ पे इन एक्स वाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं था। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप इन एक्स वाई बनाएंगे, अगर बोला है कि पैरेलल है या कहीं भी पैरेलल की बात कर दिया तो आप पैरेलल बनाएंगे। कितना पैरेलल बनाएंगे? अगर पैरेलल दिया हुआ है कि इतना मिलीमीटर पैरेलल है, ठीक है, कि 2 मिलीमीटर पैरेलल है या 20 मिलीमीटर पैरेलल, तो आप 20 मिलीमीटर ऊपर हाइट बनाएंगे। बट अगर सिर्फ बोल दिया कि पैरेलल है, तो सिर्फ पैरेलल बोल दिया तो आप कोई भी डायमेंशन पे उसको पैरेलल दिखाएंगे, मतलब एक्स वाई पे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है पैरेलल के बारे में, तो हम लोग इन एक्स वाई बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर। अब लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर क्या होगा? ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से कौन सा लॉन्गर एज जा रहा है? तो जब भी आप देखोगे पेंटागन के बारे में, पेंटागन के बारे में अगर आप बात करोगे तो पेंटागन से जा रहा लॉन्गर एज कौन कौन सा है? ठीक है, तो इस कॉर्नर से जा रहा जो भी एज होगा उसको आपको इंक्लाइन करना है। मतलब कुल मिला के वो बोल रहा है कि आपको कॉर्नर को इंक्लाइन करना है। या जैसे आप पेंटागन अगर बनाओगे, इस मान लो कि पेंटागन बनाते हैं, ये है, और प्रिज्म बनाने को बोला है, तो प्रिज्म बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा प्रिज्म। ठीक है, ये ए है, ए बी सी डी ई, ये मेरा बेस था पेंटागन, ठीक है, और ये पेंटागन बन गया। तो पेंटागन कंटेनिंग लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कंटेनिंग लॉन्गर एज यही है। मतलब इस ओ ए को आपको बोलना है इंक्लाइन करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो इस कॉर्नर से सिर्फ एक ही एज जा रहा है, ओ ए एज जा रहा है, और बोला भी है कि लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर इंक्लाइंड 45 डिग्री विद एच पी एंड 30 डिग्री विद एच वी पी। मतलब आपसे बोल रहा है कि ओ ए को इंक्लाइंड करना है। अब ओ ए मेरा पोर्शन ये बना हुआ है, देखिए ओ डैश ए डैश, इसी को इंक्लाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इंक्लाइंड करने के लिए अगर बोल रहा है तो 45 डिग्री पे इंक्लाइन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, क्योंकि आपको अगर इंक्लाइन करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी दूरी डिस्टेंस पे आप पॉइंट एक ले लो ए डैश, ठीक है, और इस लॉन्गर एज को इंक्लाइन करना है, तो कंपास अपना प्रोटेक्टर रख के एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जो भी 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ होगी उसी को उसके अबाउट इंक्लाइन करेंगे। मान लीजिए कि मैंने 45 डिग्री की लाइन बना दी, ठीक है, और ये 45 डिग्री का था ये, ठीक है। तो अब ये सेक्शन लेके आपको ओ डैश ए डैश, इस ए डैश पे रख के कट करना है, तो वहाँ पे पॉइंट मेरा ओ आ जाएगा, ओ डैश, ठीक है। उसके बाद फिर बेस वाला पे लेंगे, बेस वाले पे लेके कट करेंगे, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से ऐसा इनक्लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश डी डैश। ठीक, बंद कर देना। फिर ये हो जाएगा बी डैश पी डैश और पी डैश, ठीक है। ये लॉन्गर एच पी से 45 डिग्री पे बोला था, तो एच पी से बोला था, बना वी पी में, इसलिए हम एच पी वाला लिए थे, ठीक है। एच पी में बोला था लेकिन बनाना वी पी में था, इसलिए हम लोग इस कॉर्नर को 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिए। ये इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करने के लिए बोला था, इस एज को, ओ ए एच को। अगर आपसे बोला रहता है कि एक्सिस को इंक्लाइन करना है, तो एक्सिस को इंक्लाइन करने का तरीका आपको बताया गया था, कभी भी एक्सिस को डायरेक्टली इंक्लाइन ना करना, ठीक है, उसके बेस को इंक्लाइन करना। मान लो कि एक्सिस को अगर बोला है 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने के लिए, मान लो 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने के लिए बोला है, तो एक्सिस को अगर इंक्लाइन करने के लिए बोला है, अभी तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इस लॉन्गर एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर को इंक्लाइन करना है, तो ओ ए कॉर्नर को इंक्लाइन करना है। बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि एक्सिस को इंक्लाइन करना है, तो एक्सिस को जब भी इंक्लाइन करने के लिए बोला जाएगा तो डायरेक्ट एक्सिस को ना इंक्लाइन करके उसके बेस को इंक्लाइन करना। मान लीजिए बोला है कि 30 डिग्री एक्सिस से इंक्लाइन, एक्सिस को इंक्लाइन करना है, तो 90 में से 30 घटा के 60 डिग्री आया, 60 डिग्री को बेस पे इंक्लाइन कर देना। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री की लाइन बना के वो बेस को इंक्लाइन करना होगा, तो अपने आप एक्सिस 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाएगा। वो तो आपको बताया गया था, आप पढ़े भी थे।
अब इसके बाद ये इंक्लाइंड हो गया 45 डिग्री पे, सारे प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ये सब हल्के लाइन से होंगे, और इधर से भी सारे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। और ओ वाला भी इसी पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि एच पी पे बनना टॉप व्यू बनेगा, इसी का टॉप व्यू बनाना है। तो इसी का टॉप व्यू बनाने का तरीका, पहले पॉइंट्स डालना है, ठीक है, पहले पॉइंट्स देखने हैं। अब देखो ये ए है और ये ए है, यहाँ पे आपको क्योंकि व्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, आप फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बना रहे हो, व्यू चेंज हो रहा है तो पॉइंट्स भी चेंज कर देंगे। दिस इज़ A1, ठीक है, बी 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 ये है B1, दिस इज C1, this one is D1, this one is E1, and that one is O1, and this one is P1 ले लो, पॉइंट्स मिल गए। फिर से वही मेंशन करना है, पहले बाउंड्री बनाना है, पहले बाउंड्री बनाइए, बाउंड्री बनाए, जो भी चीज़ें बाउंड्री में आ रही पहले उसको बाउंड्री बना के फिक्स कर लीजिए। बाउंड्री बना दिए, बाउंड्री बनाने के बाद हम बनाते क्या है, बेस। बेस आप ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि आप प्रोजेक्शन लाइन इधर से डाले हो, तो बेस में भी आपको ना दिखे, ठीक है, मान लो कि नहीं दिख रहा है, तो क्या क्या नहीं दिख रहा है पहले वो देखो। देखो हमको O-A1 नहीं दिखे, O-A' नहीं दिखेगा, O-A' ये एज ये नहीं दिखेगा, तो O' जब A' नहीं दिखेगा तो हम O'-A' नहीं दिखेगा तो इसको हम लोग हिडन लाइन से करेंगे, O1A1 हिडन लाइन से होगा। अब आपको पता है कि आपको फॉर्मूला में आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे क्लास में बताया गया था कि किसी भी बेस, किसी भी आउटलाइन के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जा रहा है यहाँ से 3 लाइन जाएंगी, तो या तीनों हिडन रहेंगी या तीनों डार्क रहेंगी, ठीक है, ये या तो तीनों डार्क रहेंगी या तो तीनों हिडन रहेंगी। अगर एक पॉइंट ऐसा कोई मिल जा रहा है जिससे 3, क्योंकि अभी आप बनाओगे तो देख लेते हैं, तो पहले आप बाउंड्री बनाएं, देन उसके बाद बेस बनाएंगे। आप बेस बनाने के लिए आपको A B C D E, आपको ए को बी से मिलाना पड़ेगा, और ए बी देखिए आप, ए यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे, ऊपर से देखने पे दिखेगा नहीं, तो ये हिडन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से A E भी नहीं दिखेगा, वो भी हिडन हो जाएगा, ठीक है, ये हिडन हो जाएगा। उसके बाद हम एज बनाते हैं। अब एज देखिए कौन कौन सा एज आपको दिखेगा, OC' और OD' दिखेगा, तो OC दिखेगा तो हम लोग O को C से डार्क से मिला देंगे और O को D से भी डार्क से मिला देंगे। और आपको बताए भी थे, ये तो हो गया दिखने वाला पोर्शन। दूसरा पोर्शन ये था कि किसी भी बाउंड्री के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है तो उससे या तो 3 हिडन लाइन जाएगी, देखिए 3 हिडन लाइन जा रही है, या 3 डार्क लाइन जाएगी। अब क्योंकि O'-A' पॉइंट ऊपर से देखने पे नहीं दिखेगा, इसलिए वो तो हिडन रहेगी। प्लस ये A B पॉइंट भी यहाँ पे ये भी नहीं दिखेगा, तो वो भी हिडन रहेगी। क्या दिखेगा, OC और OC' और OD' दिखेगा, इसलिए OC' और OD' को हम लोग डार्क बनाए। और ये भी बताया गया था कि डार्क लाइन को हमेशा हिडन लाइन कट करेगी या हिडन लाइन को हमेशा डार्क लाइन कट करेगी। बीच में यहाँ पे हिडन लाइन आ गई थी, उसको हमेशा डार्क लाइन कट करेगी। नहीं भी समझ में आ रहा है दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आप अगर आपको ये पता है कि हिडन लाइन को डार्क लाइन कट करेगी, तो दिखे चाहे ना दिखे, आप हिडन अगर इसको इससे मिलाना है और बीच में हिडन लाइन गई है तो उसको डार्क लाइन ही कट करेगी। सेम ऐसा ही से अगर बीच में हिडन लाइन गई है तो उसको डार्क लाइन ही कट करेगी। तो इतना तो हो गया था तुम्हारा 4 स्टेप का। 5वें 6 स्टेप में क्या होता है, अब हमको कौन सी एंगल, इसको एक बार 45 डिग्री पे इंक्लाइन किए थे, अब फिर से बोल रहा है कि इसी OA को फिर से 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। अब OA मेरा यहाँ पे आ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल पे जब भी आता है तो हम लोग 2 मेरे पास मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, और दूसरा होता है नॉर्मल। अब अगर आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करेंगे और हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए ही बीटा एंगल का यूज़ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये वर्टिकल रहता, अगर बोलता कि इस बेस को इंक्लाइन करना है 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं और सारे पोर्शन को ऐसे करते हैं।
बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गया है, तो हॉरिजॉन्टल ओ ए मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ओ ए यहाँ पे है ओरिजिनल, देखिए एक ओ ए मेरे पास ओरिजिनल यहाँ पे है और दूसरा छोटा वाला ओ ए यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हॉरिजॉन्टल किसी भी चीज़ की बात करें तो बीटा एंगल का यूज़ करते हैं, अगर ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बना रहे हैं। नहीं तो दूसरा मेथड मेरे पास नॉर्मल प्लेन भी मेथड भी है। अब अगर ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, O1 A1 वाले लाइन को एक्सटेंड करेंगे और मेरे पास दो ओ ए है, देख लीजिए। अब ये कंपास लेके हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये ओ ए ओरिजिनल यहाँ पे है ये वाला, और एक ओ ए यहाँ पे है छोटा वाला। इन्हीं दोनों ओ ए का यूज़ करके हमको बीटा एंगल पहले रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस लाइन बनाने का तरीका ये है कि पहले जो बड़ा वाला एंगल रहता है, आप जो भी एडजस्टेबल हो बड़ा वाले को रख के किसी भी डिस्टेंस पे आपको, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे आपको एंगल बनाना है। समझ में आ रहा है? अब 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने के बोला तो आप पहले तो 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपको 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है। 30 डिग्री का है ना, हाँ 30 डिग्री की एक लाइन थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे, ये ऐसा ड्रॉ कीजिएगा कि कटे पटे ना किसी का। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 30 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री था। अब डायरेक्टली इस पे ना बना देना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे हमेशा बीटा एंगल का यूज़ बनाना पड़ेगा, बीटा एंगल निकालना पड़ेगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल अगर कोई भी एक्सटेंड करने के लिए, झुकाने के लिए बोला है तभी बीटा एंगल का यूज़ होगा। अगर ये देखिए ये वर्टिकल है ना, इसको अगर एक्सटेंड करने के लिए बोलता तो हम इसको एक्सटेंड करते, 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करते और सारे पोजीशन डाल के इसके हेल्प से इस पर कटिंग करते। बट क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आ गया है तो हॉरिजॉन्टल पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे उस लाइन को, उस लाइन पे 30 डिग्री की लाइन भी बनाएंगे। प्लस अब हमारे पास O1 A1 को एक्सटेंड करना है, तो O1 A1 डिस्टेंस लेके यहीं पे रख के हम यहाँ पे कट करेंगे। दिस इज़ O1 A1 ओरिजिनल वाली डिस्टेंस। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और अब छोटे वाले O1 A1 की डिस्टेंस लेंगे और इस पे लेके कट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए कट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए कट नहीं हो रहा है, हम गलती जानबूझ के कर रहे हैं, ये आपको भी पता चले। हम पहले क्या किए थे, हम पहले बड़े वाले का लेके डिस्टेंस कट किए थे, अब छोटा वाले इस पर कट हो ही नहीं रहा है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे उल्टा, इसलिए हम बोल रहे थे कि हमेशा पेंसिल, हल्के पेंसिल से बनाइएगा ये सब। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले का डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए छोटे वाले का डिस्टेंस लेके कट किए, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इसको भूल जाइए, गलती करके दिखाएं। अब उसके बाद बड़े वाले का लेंगे O1 A1, ये लिए O1 A1 यहाँ पे रखे और कट करेंगे, कहीं पे भी कट हो। अब आप, हम ये बिना डायमेंशन के बनाए इसलिए थोड़ा दूर कट हो रहा है, लेकिन जब भी कट होगा तो अगले बगल कट होगा। अब यहाँ पे बनाया तो मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, कट हो रहा है, तो सारे पोजीशन अब ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये बीटा एंगल होता है, ठीक है। अब विदाउट डायमेंशन हम किए थे इसलिए इतना लंबा गया है, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो उसका कटिंग होगा वो कहीं ऐसे मिलेगा। मतलब जो बीटा एंगल मिलता है वो 5 से 10 डिग्री का ही मिलता है, जो भी मिलता है, ठीक है, 5 से 10 डिग्री का ही मिलेगा, इतना लंबा नहीं मिलता है। ये होता है बीटा एंगल। ये मेरा 30 डिग्री वाला ओरिजिनल लाइन था, ये बीटा एंगल निकाले हैं लाइन, इतना लंबा नहीं मिलेगा जितना लंबा मिल गया है, क्योंकि डायमेंशन की नहीं ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से हो गया 4 स्टेप के बाद। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी प्लेन मिला, ये जो ओरिजिनल प्लेन मिला है इसी पे सारे पोजीशंस ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स से पोजीशन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद तो आपको पता ही है, सारे पॉइंट्स से पोजीशन ड्रॉ करेंगे और इसके हेल्प से इस पे कट करेंगे। इस वाले पॉइंट पे देखिए A डैश इन एक्स वाई लाइन आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे भी AX इन एक्स वाई आएगा। ये डिस्टेंस लेके कंपास पे ये लिए रेफरेंस लाइन, ठीक है, और ये डिस्टेंस आया B डैश E डैश P डैश का, तो उसी डिस्टेंस पे B डैश E डैश पे कट होगा, उसी डिस्टेंस पे P डैश E डैश पे भी कट होगा, उसी डिस्टेंस पे P डैश पे भी कट होगा। फिर ये डिस्टेंस लेंगे, ये C डैश D डैश का, C डैश का भी वही डिस्टेंस है, D डैश का भी वही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे C वाला कौन सा पोजीशन लाइन है उस पर लेके C डैश पे कट करेंगे, और D डैश वाला कौन सा पोजीशन लाइन है उस पर D डैश पे कट करेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ से डिस्टेंस लेंगे O डैश की, हमेशा जब भी डिस्टेंस लेंगे रेफरेंस लाइन से ही लेंगे O डैश की। फिर O डैश वाला देखेंगे, यहाँ पे भी ये रेफरेंस लाइन है, उसी रेफरेंस लाइन पे रख के O डैश पे कट करेंगे, तो यहाँ पे एक व्यू आ जाएगा और डायरेक्ट जो भी व्यू बनेगा वो आपका टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू बन के आ जाएगा।
ये तो हो गया थर्ड एंगल, ये हो गया बीटा एंगल की हेल्प से। इसी चीज़ को हम लोग फ्रंट नॉर्मल एंगल से भी बना सकते थे, नॉर्मल प्लेन मेथड से। नॉर्मल प्लेन मेथड में करना क्या रहता, देख लीजिए, इसी के आगे बना देते हैं, ये रेफरेंस लाइन थी मेरी। अभी नॉर्मल प्लेन मेथड का हम यहाँ थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्लेन मेथड में करना क्या रहता कि जो भी एंगल दिया है, एंगल दिया था 30 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए वीपी से, तो हम लोग क्या करते, इस चौथे स्टेप के बाद नॉर्मल प्लेन मेथड से बोला था, नॉर्मल प्लेन मेथड से 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है। और 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो O1 A1 वाला है, क्योंकि O1 A1 को ही झुकाना है, इस O1 A1 को हमको इस पे रखना रहता, ऐसा कुछ करते कि ये डिस्टेंस लेके O1 A1 का इसी पे रखना है। अब वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, आप ये डिस्टेंस ले लीजिए O1 A1 का, और यहाँ पे यहाँ पे O1 और यहाँ पे A1 रखा, उसी को रखना है, क्योंकि उसी को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। और उसके बाद सारे डिस्टेंस लेके, आपको पता ही है, ये सारे डिस्टेंस लेके कट करके यहाँ पे डालना है, बस इसी पे रखते जाना है, ठीक है। O1 A1 मेरा इसी पे आएगा, बस ये ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इस पूरे डायमेंशन को उठा के रख सकते हो तो ठीक है, प्लेन में तो आप रख सकते थे, हो सकता है आपको सॉलिड में दिक्कत है कि कितने डिस्टेंस पे बनेगा, क्या रहेगा, लेकिन बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो O1 से E1 की डिस्टेंस लेके कट कर लेंगे, फिर A1 से E1 की डिस्टेंस लेके कट करेंगे तो आपको E1 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही B1 के लिए करेंगे, O1 से B1 की डिस्टेंस लेके कट करेंगे और A1 से B1 की डिस्टेंस लेके कट करेंगे तो यहाँ पे B1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर करना क्या है, O1 को B1 से मिला देना है, E1 से मिला देना है, A से मिला देना है, इससे मिला देना है। फिर ऐसे ही आपको दूसरा पॉइंट D लेना पड़ेगा, E से D की डिस्टेंस लेके कट करेंगे, ठीक है। और फिर A से D की डिस्टेंस लेके कट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट D1 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट C1 क्लिक करेंगे, A से C के डिस्टेंस और B से C के डिस्टेंस पे आपको पॉइंट C1 मिल जाएगा। तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से ऐसे मिलाने पे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस पूरे सॉलिड में O1 A1 पोर्शन को यहाँ पे रखना है। मैं रखने के बाद सारे प्रोजेक्शंस फिर से ऊपर की तरफ ड्रॉ करने हैं, सारे प्रोजेक्शंस फिर से ऊपर की तरफ ड्रॉ करने हैं, और इधर से पोर्शन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको सॉलिड के क्वेश्चन आ गए हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप नॉर्मल प्लेन मेथड यूज़ ना करना, क्योंकि बहुत वो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। अब ऑक्सिलरी प्लेन मेथड ही आपको सॉलिड में करना है, क्योंकि ये हो जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और आप ड्रॉ करते रह जाओगे, आपका ड्राइंग कभी खत्म ही नहीं पाएगा, आधा घंटा ये ले लेगा 3 घंटे के पेपर में, ठीक है। तो हमेशा जब भी ट्राई करना, नॉर्मल प्लेन मेथड ना यूज़ करके ऑक्सिलरी प्लेन मेथड हमेशा सॉलिड में यूज़ करना। अगर सॉलिड से क्वेश्चन आता है तो सॉलिड से अगर क्वेश्चन आता है तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करना है। बीटा एंगल कहाँ पे यूज़ करना है, तो बीटा एंगल वहाँ पे यूज़ करना है जब भी किसी पोर्शन को या कभी भी किसी एज को, हॉरिजेंटल एज को एक्सटेंड करने के लिए, इंक्लाइन करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए हॉरिजेंटल एज था, इसको एक्सटेंड करने पे बीटा एंगल निकालना है। लेकिन अगर कोई भी वर्टिकल एज है, अगर वर्टिकल एज को इंक्लाइन करना रहता है तो हमको बीटा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा हॉरिजेंटल एज, देखो यहाँ पे O1 A1 हॉरिजेंटल आ गया, अगर यही O1 A1 वर्टिकल रहता कहीं पे तो हम सिर्फ वर्टिकल वाले पे उसको एक्सटेंड करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो और सारे पोजीशन ड्रॉ करके यहाँ से इसकी हेल्प से काट देते हो। बट ये हॉरिजेंटल में आ गया है तो हॉरिजेंटल में बीटा एंगल का यूज़ करना है। तरीका आपको बता ही दिए। पहले बड़े वाले को देखो हम पहले लिए थे, बड़े वाले को लेके छोटे वाले पे कट किए थे, नहीं हुआ था, पेंसिल से यूज़ किए थे, हल्के पेंसिल से नहीं हुआ था, मिटा दिए, फिर छोटे वाले को बना के बड़े वाले को कट किए तो बन गया, ठीक है। तो एडजस्टेबल है, आपको एडजस्ट करके रखना है। नॉर्मल प्लेन मेथड का सॉलिड में यूज़ ना करना, क्योंकि होने को तो हो जाएगा, नो डाउट, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो हो जाएगा। बट अगर नहीं प्रैक्टिस किए हो और सिर्फ ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ किए हो सॉलिड में, तो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करना, ठीक है। तो अभी तो इतना ही रखते हैं, और मेरे ख्याल से और तो कोई डाउट नहीं था। आइसोमेट्रिक व्यू में डाउट था कि सर 2D को 3D से कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए आपको बताया गया था, उसके लिए फिगर बताया भी गया था, वीडियोस भी बताए गए थे, और हमको लग नहीं रहा है कि वो देगा क्वेश्चन, बट अगर देता है तो ईजी ही देगा। आप अगर थोड़ा सा आपका खुल गया इमेजिनेशन पावर तो आप कर ले जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वो वीडियो बस देख लेना, 2-3 वीडियो जो भी बनाया गया था। आइसोमेट्रिक स्केल और आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर एक लड़का पूछा था। जो भी हम लोग 3D व्यू बनाते हैं, जो भी 3D बनता है फिगर, वो आइसोमेट्रिक व्यू है,
ठीक है, वो सिंपली आइसोमेट्रिक व्यू है। जैसे कि ये जो फिगर दिया रहता है आइसोमेट्रिक में, वो आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहता है, उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए वो बोलता है। ठीक है, और आइसोमेट्रिक अगर प्रोजेक्शन बोला है बनाने के लिए, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमेशा जब भी आता है 3D से 2D ही बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो जब भी आएगा व्यू बनाने में, तो व्यू अब जैसे क्वेश्चन में आता है, कभी कभी क्वेश्चन में व्यू बनाने के लिए देता है और कोन बनाने के लिए, शंकु बनाने के लिए देगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में शायद आया था शंकु बनाने के लिए। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है एक 40 मिलीमीटर व्यास तथा 70 मीटर ऊंचाई वाले कोण का आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। कोण, कोण मतलब कोण एंगल नहीं, कोण का बोल रहा है। ठीक है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए था। अब इसमें इसके जो एक्सिस थी उसकी बात नहीं किया था कि एक्सिस को हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल रखना है, तो आप जिस भी जैसे भी रख दो। बट अगर बोल दिया कि वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल रखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू आता है। आइसोमेट्रिक व्यू जैसा दिया हुआ वैसे बना देना है। बनाने का तरीका आपको बताया गया है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर आगे बनाने के लिए, वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर आपसे पूछ लिया कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, तो आइसोमेट्रिक व्यू तो जिस लेंथ का दिया रहता है उस लेंथ का हम लोग बना देते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमेशा हमको आइसोमेट्रिक स्केल की जरूरत पड़ेगी और आइसोमेट्रिक लेंथ की जरूरत पड़ेगी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए, और आइसोमेट्रिक लेंथ निकालने के लिए हमको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। और आइसोमेट्रिक स्केल बनाने का विधि भी पूछा था इसी में, इस पर तो नहीं पूछा था, किसी क्वेश्चन में हम देखे थे कि उसमें विधि पूछा था आइसोमेट्रिक स्केल बनाने की। हाँ, ये देखिए दिया है, आइसोमेट्रिक मापनी को निर्मित कीजिए। तो आइसोमेट्रिक मापनी को निर्मित करने की विधि हम आपको बनाए हैं, वीडियो में बताए हैं। जो स्टार्टिंग बताए थे कि दो विधि थी, एक 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री वाली लाइन पे, और दूसरा ट्रायंगल बनाने में 15-30 डिग्री वाली लाइन पे। तो उस विधि को देखिए और थ्योरी पोर्शन अपन तैयार कीजिए। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बता बताइएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। ओके।